आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद करते हैं। आज की ये प्रेस वार्ता हमने कल जो राष्ट्रीय सत्र का सेमिनार बुलाया हुआ है, मुद्दा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण हमने रखा उसमें, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न, मारपीट या फिर रेप और हत्या तक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, शासन और प्रशासन खामोशी ओढ़े दिखाई देता है। तब उस दौर में महसूस हुआ कि ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिसमें महिलाओं को जोड़ते हुए आगामी रणनीति जो है वो बनाई जा सके। इसी के तहत कल ये सेमिनार किया जा रहा है। जगह रहेगी जो बार एसोसिएशन हॉल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ ये सेमिनार होने जा रहा है 10:30 बजे से 2 बजे तक। तो इसमें महिलाएं जो है वो हमने कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों से बुलाई जाएं। विभिन्न क्षेत्रों से मतलब मेरा ये है कि वो IAS IPS से लेकर के चाहे वो आम गृहिणी हो, क्योंकि उत्पीड़न का शिकार जो है किसी एक कार्य क्षेत्र की महिला को नहीं होना पड़ रहा है, वो हर क्षेत्र की महिलाएं उस सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं। उसके रूप जो है वो बदलते हुए नज़र आते हैं, परंतु शिकार वो लगातार होती हुई नज़र आती हैं। और ये क्योंकि वो अकेली अपने आप को महसूस करती हैं, तो दरिंदे जो है अपनी दरिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर संगठित रूप में होंगे तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इसी चीज़ को लेकर के कल ये पूरा दिन मंथन होने वाला है और उम्मीद करेंगे कुछ बेहतर चीज़ें निकाल करके आगे की चीज़ों को हम तैयार कर पाएँ। सुशीला जी, ये जो सेमिनार हो रहा है, पिछले लगभग 1.5 महीने से हम इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और कोशिश की है हम लोगों ने कि IPS से लेकर के और नीचे स्तर तक जो हमारी महिलाएं हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी, बुद्धिजीवी महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी और वो अपने विचार साझा करेंगी। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपील करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो शोषण की शिकार महिलाएं हो रही हैं, उनको किस रास्ते से इस उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा, इसके बारे में कोई नया रास्ता महिलाएं कल निकालेंगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बुद्धिजीवी महिलाएं और कामकाजी महिलाएं इस सेमिनार में हिस्सा लें। धन्यवाद। कौन कौन आ रहा है जी इसमें? हमने इसमें जो है अगर IPS की बात की जाए तो सुमन मंजरी जी को इसमें बुलाया है। फतेह सिंह डागर जो है वो IAS हैं, हालांकि कहेंगे कि भी पुरुष हैं वो, परंतु क्योंकि प्रशासनिक जिस तरीके से एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के शिकार आज के टाइम पे प्रशासन के सतर पे होने के बाद खामोशी दिखाई देती है, तब उम्मीद थी कि भी वो लोग जो है एक अनुभव क्योंकि उनके पास है तो वो उन पे कुछ बातचीत कर पाएंगे, तो उनको बुलाया है। उसके अलावा हमने इसमें टीचर्स, प्रोफेसर, पत्रकार या फिर जो है अलग अलग एरियाज़ में जो काम कर रही हैं महिलाएं, उन तमाम को बुलाने की कोशिश की है। और इसमें हमने ये भी कोशिश की है कि भाई वो जातीय और धार्मिक भी भिन्नताएं उसमें नज़र आएँ, तो इसलिए हमने क्रिश्चियन महिला को भी बुलाया, उसमें मोहम्मदन महिला को भी बुलाया, सिखी जो उन्होंने अपना रखी है उनको भी बुलाया, और हिंदू धर्म से तो होंगे ही। इसी तरीके से जातीय जो समीकरण है उनके हिसाब से भी हमने बुलाया। हालांकि यहाँ कोई रैली नहीं हो रही है, कोई वोट की बात नहीं है, परंतु हम जानना चाह रहे थे कि भाई फलां जाति में किस तरीके का उत्पीड़न है और दूसरी जातियों में जो है किस तरीके का उत्पीड़न है, या फिर जो है वो सभी को एक तरीके के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि वो जो भी महिलाएं आएँ वो अपने अपने अनुभव लेके आएँ, या जो अनुभव वो सुनती हैं देखती हैं वो ले करके आएँ और उस पर कुछ बातचीत हो पाए। वजिंदर जी, क्या ये एक ही कार्यक्रम है या कोई श्रृंखला आप आरंभ कर रहे हैं, किस तरह रहेगा? देखिए, हमने इस कार्यक्रम को नाम जो है वो दिया V2V परिवर्तन, विमर्श से व्यवस्था परिवर्तन। वो इसीलिए कि ये जो कार्यक्रम है एक तरीके से बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। इसके बाद हम जो है इसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट पे, हम जिला, हर राज्य पे अलग अलग एरियाज़ में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक कार्यक्रम से सारी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होने वाली हैं। उनके लिए लंबा एक प्रयास करने की ज़रूरत है। और देखिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अब तलवारों से या बंदूकों से लड़ाई लड़ी जाए। अब जो है विमर्श से, मानसिक ताकत से जो है इन चीज़ों को लड़ा जा सकता है, और उसी का जो है वो प्रयास हम कल से शुरुआत कर रहे हैं कि लोग
मानसिक तौर पे इतने मजबूत हों महिलाएं कि वो जब भी कोई दरिंदा इस तरीके की दरिंदगी करे तो वो पीछे हटे ना, वो खुल करके जो है उसके ऊपर बात करें, ताकि आने वाले दौर में किसी और की तरफ जो उंगली करने की बजाय वो लोग जो है अपने आप को पीछे हटाते हुए नजर आए, यानी कि दरिंदे। आपने ये रखा है महिला सेफ्टी और महिला एम्पावरमेंट, तो इसमें आपने महिलाओं को बुलाया है, पुरुष भी एक तो आप बता रहे हो, लेकिन मैक्सिमम ये महिलाओं का सम्मेलन है जी। तो सोसाइटी के दोनों हिस्से महिला और पुरुष जब तक दोनों नहीं मिले तो सशक्तिकरण और सेफ्टी कैसे होगी? असल में तो ये पुरुषों को सेंसिटाइज करने का मसला है, महिला तो ऑलरेडी सेंसिटाइज है, वो तो भुक्तभोगी है। रणनीति भी बनानी है तो वो पुरुषों की भागीदारी के बिना कैसे बन सकती है? अविनाश जी, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है आपका। और जब हम ये रणनीति बना रहे थे तब हमारे दिमाग में भी थी, इसलिए हमने कोशिश की कि एक बार हम महिलाओं को समझ लें, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हम पुरुषों को भी इसी तरीके से विभिन्न एरियाज से बुलाएंगे और फिर जो है उनकी भी कुछ बातें आएंगी और फिर तीसरे चरण में जो है हम दोनों को मिक्स करके इस पे बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि हमारे को पता है कि जब महिलाओं को पुरुषों के बीच बोलने की बारी आती है तो वो अपनी बातें उतनी खुल करके कह नहीं पाती हैं, तो इसलिए पहली बार में ही हमने दोनों को मिक्स नहीं किया, पहली बार में हम अलग अलग को बुलाएंगे और उसके बाद जब ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनेगा तो तीसरे चरण में जरूर जो है हम दोनों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। आपने एक लाइव में ये बताया था कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर भी इसमें पेपर प्रेजेंट करने अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, क्या ये इस तरह का कोई स्कॉलरली प्रोग्राम रहेगा या ये एक सांगठनिक रूप ले लेगा बाद में? किस तरह का आपने इसको सोचा है कार्यक्रम? सर देखिए, हमने इसको जो है सांगठनिक प्रक्रिया में ही लेके जाने का इरादा बनाया, परंतु क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ से लोग जो है अपने अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो स्कॉलर्स को लगा कि शायद हमारे कोई चीज़ें प्रेजेंट करने का एक मंच हमारे को मिल रहा है, तो हम भी जा कर के वहाँ पे अपनी बात कहें। और निश्चित तौर पे क्योंकि स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च की हैं, उनके पास कुछ बेहतर आंकड़े होंगे, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक तरीके से मोरल के तौर पे या फिर जो है एथिक्स के तौर पे, परंतु जब वो लोग आएंगे तो उनके पास एक खास डाटा भी होगा, तो वो आएंगे तो एक तरीके से सोने पे सुहागा इस कार्यक्रम में होने वाला है। प्रदीप जी, आप एक पार्टी से संबंधित हैं, क्या हम आपकी उपस्थिति से ये माने कि ये कोई पॉलिटिकल मसला है या केवल सामाजिक मुद्दे पर आप इनको समर्थन देते हैं इस मंच को? नहीं, अभी तो मेरा समर्थन सामाजिक रूप से है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दो अलग पहलू नहीं है, दोनों एक ही समावेश हैं जब भी आप देखेंगे, क्योंकि राजनीति बगैर समाज के हो ही नहीं सकती। और डेमोक्रेसी को अगर सही मायने में समझा जाए, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड वी आर हेयर फॉर द पीपल, तो जो लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, असली डेमोक्रेसी ये नहीं है कि अभी हमने देखा किसान आंदोलन से हम आए कि सरकार ने बिल बनाए और थोप दिए। डेमोक्रेसी तो वो थी कि सरकार उनसे पूछती आपको क्या चाहिए और तो चीज़ें दी जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि, और विजेंद्र जी ने अच्छा बताया कि पहले महिलाओं के लिए, फिर पुरुषों के लिए और फिर दोनों को मिलाकर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि नेताओं को जब तक समस्याओं का या धरातल का पता नहीं होगा तो विकास तो हवाई ही होगा, जैसा कि आजकल सरकारों में चल रहा है। विजेंद्र जी, अभी हरियाणा इलेक्शन के दौर में प्रवेश करने वाला है और बहुत सारे ऐसे मंच कुकर मुद्दे की तरह सामने आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टी बनने की ओर जो है मंच अग्रसर हो रहे हैं। क्या आपकी मंशा ये माना जाए कि इसी दौर में आप एक मंच शुरू करते हैं, एक मुहिम शुरू करते हैं और आपके नाम में भी विमर्श से व्यवस्था परिवर्तन की बात है, तो क्या आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति का इस्तेमाल करेंगे? राजनीति में अगर जाने का अवसर आए तो क्या ये मंच राजनीति करेगा? देखिए, राजनीति जो है वो किसी जो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते हैं उनके लिए ही नहीं है। राजनीति हर आदमी की दिशा और दशा दोनों जो है वो तय करती है। तो अगर इस जो परिवर्तन की बात आएगी तो राजनीति कहीं अछूती नहीं है,
हमारे लिए। तो परंतु अभी ऐसा कोई हमारे दिमाग में नहीं है अभी, क्योंकि एक शुरुआत है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो अभी हम एक तरीके से लोगों को जोड़ने का और उनको मानसिक तौर पे मजबूत बनाने का काम करने जा रहे हैं कि कम से कम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो हो, कि ये हम चिन्हित कर पाएँ कि ये समस्याएँ हैं और इन समस्याओं पे इस तरीके से संघर्ष करते हुए कुछ बदलाव किया जा सकता है। अभी शुरुआत में ये है। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए जो वोट की राजनीति है, हमारे नेताओं को, हमारे सिस्टम को वही उन्हीं से समझ आती है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो कभी उसकी तरफ भी हम ये नहीं पहले से नकार नहीं रहे कि उसकी तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ, क्योंकि मैं अभी कई दिन से सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ कि जैसे ही पंचायतें चुन कर के आई, शपथ ग्रहण समारोह बड़े पैमाने पे हुए, उसमें लंबे लंबे घूंघट निकाल करके पंचायतों के अंदर जो है महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, उनके गलों में जो है पटके डाल दिए गए। परंतु वो कितनी अपनी बात कह पाएंगी, कितना प्रयास कर पाएंगी आने वाले दौर में बदलाव का, मुझे उसमें शंकाएं हैं। परंतु उन्हीं महिलाओं को अगर बाकायदा प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे करके, बाकायदा प्रॉपर तरीके से जानकारियाँ दे करके उतारा जाएगा मैदान में, तो शायद वो पुरुषों से बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है समस्याएं कहाँ हैं, परंतु वो कह नहीं पाती हैं, उनको जानकारियाँ उस तरीके से नहीं दी जाती हैं। तो इसलिए जो है वो आज घूंघट ओढ़े खड़ी हैं और हम जो है पीछे से मजबूरी बस इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और प्लस करना चाह रहा हूँ मैं कि जनरल सीटों पे कितनी महिलाओं को मौका दिया जाता है, ये हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि जनरल सीटों पे कभी भी महिलाओं को नहीं खड़ा किया जाता, मजबूरी बस जो है उनको खड़ा किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जब महिलाएं जनरल सीटों पे भी खड़ा होने लग जाएंगी, तब हम असल में जो है महिला सशक्तिकरण मानेंगे। अदर देन तो जो है इसको सिर्फ एक तरीके से ढकोसला ही कहा जा सकता है कि किसी को एक जगह दी गई और वो जगह जो है वो कोई और कब्जा करके बैठ गया। मतलब फ़ोटो तो महिला का लग गया, परंतु बराबर में एक मूँछों वाला भी बैठा हुआ है जो कह रहा है कि सरपंची तो मुझे ही करनी है। सुंदर जी, आपको बता दूं मैं, महिला जनरल सीट पे अब नहीं लड़ सकती, ये कानून बन गया है। यस, कि 50% महिलाएं, जहाँ तक पंचायती राज सिस्टम की बात, जी 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 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है और 50% पुरुषों के लिए आरक्षित। नहीं, बिल्कुल ये आपने सही याद दिलवाया। ये भी एक तरीके से साजिश है महिलाओं के साथ कि उनको बड़ा हिस्सा जो है ऐड कर दिया जाए। मान लो कल को कोई सोच पाए कि भाई जनरल सीट आ गई, मतलब वहाँ महिला कैपेबल है, कोई सुशीला खासा जी जैसी जो है दबंग महिला है, जो अधिकारों को भी जानती है, कर्तव्यों को भी जानती है और बेहतर काम कर सकती है, तो एक तरीके से उसको रोका गया कि भाई तुम नहीं कर सकती। हम जिसे चाहेंगे सिर्फ वो खड़ी होकर के, ताकि वो डमी बन करके, ताकि जो है वो हमारे दायरे में रह करके एक नाम उसका चलता रहे, परंतु काम हम करते रहे। इस तरीके की पूरी बाकायदा साजिश रची गई है महिलाओं के साथ। वो अभी महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है, परंतु जब हम लगातार इस पे बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तब ये चीज़ें उनको समझ आना शुरू होंगी और वो निश्चित तौर पे इसके मुखर होकर के आवाज़ उठाती हुई दिखाई भी देंगी। कल का विषय ही हमारा यही है कि हम महिला सशक्तिकरण को समझें असल मायने में, क्योंकि जब से महिला सशक्तिकरण एक शब्द आया है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द आया है, तो उसमें सशक्तिकरण नहीं किया गया है। महिला सशक्तिकरण इससे अच्छा तो तब महिला थी जब वो अपने घर का हर चीज़ का हिसाब रखती थी, घर की मालिक होती थी। आज तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर उसे ट्रेनों में मारा जा रहा है। वो नौकरी करने के लिए घर से निकलती है, वो रास्ते में पुरुषों का शिकार होती है। दफ्तर में जाती है, वहाँ उसे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज महिला को सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ एक नौकरी का माध्यम कि उसे वो कर दिया जाए जिससे उसका आय का साधन हो जाए। आप बताइए, घर चलाने में महिला जिसका योगदान बच्चे से लेकर उसको बड़ा करने में, विकसित करने में, समाज के बनाने में था, आज वो सिर्फ एक नौकरी करने पर कर दिया गया है। तो कहाँ से महिला सशक्त कर गई? वो तो घर से निकलती है और घर तक लौटती है तो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। तो किस वजह पे, क्या है, क्या मानसिक रूप से वो इतनी सशक्त है कि इस देश की आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन्स को उस लायक बना सके कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके? उन्हीं चिंताओं को जाहिर करते हुए, उन्हीं विषयों को लेकर, क्योंकि आप ये देखिए 94 से जब से पंचायती राज एक्ट में ही बदलाव हुआ और आज तक महिलाएं, बिल्कुल सही प्रश्न रखा आपने कि जनरल सीट नहीं, उसका कानून भी बना दिया।
मतलब वो सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई हमारे गांव की सीट महिला में आ गई और सरपंच ने कहा कि अपनी पत्नी को या कि बेटी को, पुत्र वधू को वहाँ से लड़ा दो। नहीं, ये नहीं। महिला का रोल बहुत अहम होता है। वो बच्चे को पैदा करने से लेकर उसको समाज का अभिन्न अंग बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिला के कंधों पर होती है। और आज आप महिला सशक्तिकरण के नाम पर कहीं आपको नहीं लगता कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कि हमने कहीं ना कहीं समाज के साथ ही दगा सा कर दिया है और उसे महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम महिलाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहाँ से विकसित नहीं कर पा रहे, हम शोषण कर रहे हैं। तो उसी शोषण के जो महिलाएं जो शोषण का शिकार हुई हैं कि वो अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करें। आप मुझे बताइए, आज देश की वित्त मंत्री महिला हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के सामने वो अपने फैसले ले सकती है? सीधा सवाल है मेरा। देश में इससे बड़ा पद नहीं के सामने भी कोई पुरुष मंत्री भी नहीं ले पाता था। नहीं, बिल्कुल थे। हाँ, वो थोड़ी आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, लेकिन पद की एक गरिमा होती है, कैबिनेट की एक सीमा होती है। डिसीजन कैबिनेट लेता है, मिनिस्टर नहीं। ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है और नोटबंदी का डिसीजन अकेले प्राइम मिनिस्टर 8 बजे टीवी पर आकर ले ले। कैबिनेट डिसीजन लेती है। कैबिनेट इज स्ट्रोंगर, कैबिनेट इज एब्सोल्यूट पावर्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ प्राइम प्रदीप मिनिस्टर। जी, आप राजनीतिक आदमी हैं और सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही है, तो आप राजनीतिक बातें करेंगे। सुशीला जी, आप बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यों में रत हैं और स्वयं एक महिला हैं। मेरा सवाल सीधे से ये है कि क्या इस तरह के विमर्श से इस समस्या का अंत हो सकता है? बहुत सालों से, अंग्रेजों के समय से कानून बने हुए हैं, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, NGOs बनी हुई हैं, महिला जो है सेल बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि पुणे लौट के विमर्श पे ही आप लोगों को क्यों आना पड़ा? इसमें क्या हाल दिखाई? इसमें ये एक सवाल खड़ा है कि जो महिलाएं आज शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका सवाल खड़ा है ये। और जितनी महिलाओं की संस्थाएं या जो वीमेन सेल वगैरह बने हुए हैं, उसमें जो राजनीतिक पार्टियां आज तक राज में रही हैं वो उनका फ़ायदा लेती रही हैं। और इस तरह की जो महिलाएं हैं जो उनके घरों से हैं या मतलब पहुंच वाली महिलाएं हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। खासकर हमारे देश की 80% जो आबादी है, उस तबके की जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनके साथ अन्याय समाज में हो रहा है, वहाँ से महिलाओं को उठाने का कार्यक्रम कम हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस विमर्श के जरिए अगर वो महिलाएं निकल कर आती हैं और वो अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नई सोच पैदा होगी और महिलाएं इस नई सोच को आगे ले चलने में सक्षम होंगी। आपके साथ पावेल बाजार जी जैसे युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलें कि ये मंच जो है इसकी एक युवा इकाई अलग से होगी, क्योंकि समस्या की जड़ वहीं पर है और उन्हीं को जो है ठीक करने की, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो पावेल जी, क्या इस तरह का भी कोई विचार है मंच का? जी, वो मंच है, मैं समाज है, एक समाज के अंदर युवा का भी हिस्सा होता है। और जो महिलाओं के साथ कहीं शोषण होता है, बर्धता होती है, तो जो युवा होता है वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद वो युवा होकर बुजुर्ग बनता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है। तो ये देखें कि माता पिता परिवार से जब वो युवा कुछ ना सीखेगा या उसका बेहतर नहीं सिखाएंगे कि आपने महिलाओं की इज्जत करनी है, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखना है, उनको एक बराबर का दर्जा देना है, तो वो हम युवाओं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि युवा ही इन देश का भविष्य है। और भविष्य पे जाएं तो युवा अगर बेहतर होगा, सम्मान करेगा, वो एक ग्राउंड पे उस चीज़ को उतारेगा, सम्मान को, एक उसकी बराबर की जो उसका हक बनता है महिलाओं का, तो शायद इस समाज में कुछ एक बेहतर होगा। और ये देखते हैं कि हम सोशल साइट्स पे भी काफ़ी गंद है, जैसे युवा भी हैं वो भी काफ़ी गंद खिटाते, तो मतलब एक युवा इकाई ऐसा काम करेगी कि वो बाकी संगठन अपना डिसीजन लेगा कि युवा इकाई कहाँ तक काम करेगी, उससे क्या क्राइटेरिया होगा कि युवा को मतलब उस समाज संगठन में किस तरह की हिस्सेदारी देना, किस तरह युवाओं को एक मंच पे ला के विचार में उनको एक अच्छी दिशा देंगे हम।
इस दिशा में शायद युवा के भी एक संगठन मजबूती से काम कर सकते हैं। राजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है। आपके इस कार्यक्रम में अभी औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले कुछ खाप प्रतिनिधि देखे गए, हालांकि वो आपके वो है कि आपके मंच पे फिलहाल नहीं है, तो क्या हम ये मान के चलें कि खापों से भी संपर्क किया गया है इसके मजबूती के लिए कार्यक्रम? देखिए, खाप जो है वो हरियाणा जैसे प्रदेश में एक अहम योगदान अपना स्थान रखती है। ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर करके चला जा सकता है। उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से फैसले लिए, हालांकि मैं अभी उस पर नहीं कहना चाह रहा कि भाई उन्होंने महिला पक्ष के लिए या विरोधी लिए, परंतु निश्चित तौर पे आने वाले दौर में खाप पंचायतों को अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करने होंगे, ताकि बेटियों की जो सुरक्षा की बात है उनको रोका जा सके, सुरक्षा जो है बेहतर करवाने के तरफ कदम उठाए जा सकें। देखिए, यहाँ पे जो एक सवाल और हो सकता था आप लोगों का, या फिर मैंने लगातार सुनाई देता है कि महिला सुरक्षा की जिम्मेवारी पुरुष क्यों ले, या उसकी बात पुरुष क्यों कर रहे हैं। देखिए, रेप, मर्डर या फिर जो है सोशल साइट्स पे उनकी गलत तस्वीरें वो महिलाएं तो नहीं डाल रही, वो पुरुष डाल रहे हैं। तो इसलिए चेक करने की बात या फिर उनको ठीक करने की जिम्मेवारी भी पुरुषों को ही लेनी पड़ेगी। एक दौर में ज्योतिबा फुले या फिर राजा राम मोहन राय जब उन्होंने जिम्मेवारियां ली होंगी, तो निश्चित तौर पे तब उनको भी कहा गया होगा कि तुम्हें सती प्रथा या फिर एजुकेशन की महिलाओं के लिए बात करने की क्या ज़रूरत है। तो परंतु उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए और वो लड़ाई जो है जारी रखी। तो आज के दौर में भी वैसा ही है कि भाई जिम्मेवारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, और वो जिम्मेवारी एक तरीके से बजिंदर ले रहा है, क्योंकि उसकी बहन का मर्डर हुआ और उसको लगा कि भाई क्या नाम है, ऐसी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसको किसी भी तरीके से देखा जा सकता है, परंतु असल मकसद यही है कि हर महिला वो सुरक्षित अपने घर पहुँच पाए, सुरक्षित जो है वो रह पाए, इस तरीके की दरिंदगी का शिकार किसी को ना होना पड़े। इसी का एक प्रयास जो है वो है। धन्यवाद।